30 अप्रैल को गेम चेंजर डिसीजन होता है। अचानक से पाकिस्तान के सारी न्यूज चैनल सब चैटर करना शुरू कर देती हैं। वैसे पाकिस्तान ऑलरेडी कह चुका था कि एक इंटरनल स्ट्राइक है, भारत ने खुद के ऊपर अटैक किया है पाकिस्तान के साथ वॉर करने के लिए। अरे भाई भाई कोई काम नहीं है क्या यार? Why would we waste our time? हम $1 बिलियन कमा लेंगे, क्यों टाइम वेस्ट करेंगे आपके ऊपर? यू आर एनी वे अ गार्बेज एंड यू आर क्रिएटिंग अनदर गार्बेज ऑन अदर साइड ऑफ इंडिया, बांग्लादेश, एनी विच वे। तो यहां पे वो कहते हैं कि हमारी इंटेलिजेंस को क्लियरली पता चला है अगले 24 से 48 घंटे में अटैक इमिनेंट। ऐसा काम उन्होंने 3-4 बार किया है बिफोर द अटैक, और भारत की स्ट्रेटजी बड़ी अलग थी। भारत ने बोला ड्रिल करेंगे और ठोक दिया। तो ये सारा साइकोलॉजिकल वॉरफेयर ये मिट्टी में मिल चुका था। वैसे भारत की पॉलिटिकल लीडरशिप से अब एक चीज क्लियर था, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को कंप्लीट फ्री हैंड है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का बिल्कुल क्लियर कन्फेशन आ जाता है इसके बीच में कि हम 30 साल से यूएस का डर्टी वर्क कर रहे हैं। पता है क्यों? इसको भी स्ट्रेटेजिकली टाइम किया गया था, इसको ग्लोबल मीडिया पर रिलीज किया गया था। पता है क्यों? क्योंकि यूएस पे प्रेशर दिया जा रहा था कि देखो हम आपकी ना सीक्रेट्स रिवील कर देंगे, आपको ईरान के अगेंस्ट जो वॉर चाहिए उसमें भी हमारी मदद चाहिए ना, अफगानिस्तान में भी हमारी मदद चाहिए होती है। इसीलिए जेडी वॉन्स के आने के टाइम पे हमने ये अटैक किया ताकि आप हमारी इज्जत दें। और ये स्टेटमेंट उसने दिया कि 30 साल से हम यूएस का डर्टी वर्क कर रहे हैं। पता है क्यों? ताकि भाई किसी भी तरीके से हमें हेल्प करो, प्लीज हेल्प अस। अच्छा, लोगों ने बोला कि ये तो फालतू की इंटरव्यू दे रहा है। नहीं दोस्तों, सब कुछ कैलकुलेटेड था। अमेरिका पे प्रेशर बनाया जा रहा था कि भाई हमें बचाओ, इंडिया में बहुत रोष है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस टीआरएफ ने ये कहा था कि हमने पहलगाम अटैक किया, उसने बाद में बोल दिया वो गलती से ट्वीट वगैरह हो गया था, गलती से हमने कह दिया था। जिन लोगों ने ये काम किया वो गोप्रो लगा के आए थे, वो वीडियो कभी रिलीज नहीं हुई। वो वीडियो अगर रिलीज होती तो उनको और ठोका जाता, क्योंकि बर्बरता सामने आ जाती। भारत उठा के सारी वीडियो रिलीज कर देता और भारत बोलता और मारेंगे और मारेंगे। भारत के गली मोहल्ले में आक्रोश बढ़ता। आपको आइडिया ही नहीं है भारत इस टाइम में कैसा फील कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि भाई अगर हो सके तो पूरा गैरिसन खाली कर दो, अगर हो सके तो दिन रात इनके ऊपर सिर्फ पिनाका मारो, अगर हो सके तो 1000 ब्रह्मोस मार दो, अगर हो सके तो रावलपिंडी को फ्लैट कर दो। दिस वाज द एंगर इन इंडिया, नॉर्मल लोगों में। अब 3 मई आते आते पाकिस्तान ने अब्दाली बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट कर दिया। भाई रेंज ही 200 किलोमीटर है। इंडिया ने कहा कि ओडिशा तैयार है। वैसे स्मार्ट लोगों को पता होना चाहिए ओडिशा से क्या होता है। एंड ऑफ पाकिस्तान, एंड ऑफ साउथ एशिया, ये प्लान किया जा सकता है सिर्फ ओडिशा से। स्मार्ट लोग कमेंट में डाल दीजिए व्हाट वाज रेडी। तो 3 मई तक स्थिति ऐसी थी कि भाई देखिए कोई सिविलियन एयरक्राफ्ट ट्रैवल नहीं कर रहा। इंडिया नो टाइम इशू कर रहा है, हर जगह वॉर ड्रिल्स चल रहे हैं। सारे यूनिट्स, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के सारे यूनिट्स फ्रॉम गुजरात टू जम्मू एंड कश्मीर ये एक्टिवेटेड है। मिसाइल बैटरीज रेडी है। इंडियन नेवी अपने वॉरशिप्स, फ्रिगेट्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स को रीपोजिशन कर चुकी है। घेराबंदी होना शुरू हो चुकी है पाकिस्तान की। बाद में आईएनएस सूरत मिसाइल टेस्ट करके भी पाकिस्तान को डराता है। एक छोटी सी वीडियो क्राइसिस क्रिएट कर रही थी पाकिस्तान में। एक छोटा सा इंडियन नेवी ने इंस्टाग्राम पे सिर्फ इतना लिख दिया, एनी टाइम एनीवेयर एनी हाउ, और इसके कारण पाकिस्तान में पैनिक हो गया कि भाई इंडियन नेवी कहां से आ गई, इनसे थोड़ी ना लड़ पाएंगे, ये तो एंड ऑफ पाकिस्तान करते हैं, वी कैन नॉट फाइट देम। 1971 में उन्होंने हमें तोड़ा था, हमारी पूरी कराची पोर्ट खत्म कर दी थी। अगर इस बार गलती से इंडियन नेवी अकेले आ गई तो वैसे भी बलूचिस्तान हाथ से चले जाएगा। कोई ट्रेड नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई मुम्मू चुच्चू कुछ नहीं। सोशल मीडिया पे रेस्ट्रिक्शन लगना शुरू होते हैं, यूट्यूब चैनल्स बैन होते हैं, क्रिकेट टाइज, बॉलीवुड टाइज, या कोई बॉर्डर नहीं होता, सब कुछ कट। काफी अच्छे अप्रोच से चल रहे थे इस टाइम में। इंटेल की इंटरसेप्ट्स इस टाइम में बता रही थी कि भाई टेरर कैंप्स में मूवमेंट इंक्रीज होने लगी। आईएसआई हैंडलर्स वो नए नए इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, लॉन्च पैड्स बिल्कुल एक्टिवेटेड हैं। साथ ही साथ सैट इंटेल, सैटेलाइट इंटेलिजेंस, रिसैट 2 और कार्टोसैट, ये रियल टाइम मॉनिटरिंग दे रहे थे। टारगेटेड कोऑर्डिनेट्स फाइनलाइज हो चुके थे। वेदर विंडो को आइडेंटिफाई किया जा रहा था कि कब ठोका जाएगा। इंडियन इंटेलिजेंस की इंटेल, चाहे वो ह्यूमन इंट हो, टेक इंट हो, सब कुछ इंटीग्रेट होके हमने लगभग 21 ऐसे टारगेट्स ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिए थे जिसकी ठुकाई होने वाली थी। बट अचानक से इंडिया 5 मई को कहता है कि हम कुछ ड्रिल्स करने वाले हैं, और ये ड्रिल्स अनाउंस होते हैं 7 तारीख के लिए कि 7 मई को पूरा भारत ये ड्रिल करेगा। कौन सा? सिविलियन ड्रिल, जो वॉर टाइम से पहले लोगों को एक्टिवेट करने के लिए होता है। बट अचानक से गेम चेंज होता है। 6 तारीख को ठुकाई शुरू हो जाती है। रात के 11:47 से 12:10 तक ऑपरेशन सिर्फ 23 मिनट चलता है। स्ट्राइक पैकेज पता है क्या था? रफाल जेट्स, इनमें स्कैल्प मिसाइल, हैमर बॉम्ब्स, और साथ ही साथ हां जी पहले दिन ही हमने ब्रह्मोस यूज किया है। 9 टारगेट्स वर हिट, प्रिसाइज 9 टारगेट्स। सो प्रिसाइज वेर दीज हिट्स कि भाई जो गुंबद थे ना, भावलपुर, मुरीद के इनके जो गुंबद थे, उनके बीचों बीच मिसाइल घुसे हैं पर गच्चे उड़ा दिए हैं। साइट्स की लोकेशन देखिए,
गुलाम कश्मीर मतलब वही पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में बिम्बर गली, ये आर्म्स डिपो था, एलिमिनेटेड। कोटली एक कमांड कंट्रोल सेंटर है, एलिमिनेटेड। मुजफ्फराबाद, भाई ये एकदम टेरर हब है, यहां पे कम्युनिकेशन हब है, इसको ठोक दिया गया। गुलपुर, यहां पे लॉन्च पैड था, ठोक दिया गया। इसके बाद हम घुस जाते हैं पाकिस्तान के पंजाब में। तो ये 23 से 25 मिनट में बहुत टुकाई हुई है, बट पाकिस्तान को हमने ये बता दिया कि ये उरी और बालाकोट नहीं है, क्योंकि हम पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में डे 1 में घुस चुके हैं और हमारे सोल्जर्स नहीं हैं, यहां पे सिर्फ इंडियन एयरफोर्स टुकाई कर रही है। तो पाकिस्तान के पंजाब में बहावलपुर, यहां पे टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर, मुरीद के लश्कर ए तोयबा का हेडक्वार्टर, इसे ठोक दिया जाता है। शकरगढ़, ये एक स्टेजिंग एरिया है, साथ ही साथ सियालकोट के विसिनिटी में एक लॉजिस्टिकल हब को ठोका जाता है। अलग लेवल की मिलिट्री एक्सीलेंस दिखाई इंडिया ने। एयर डिफेंस काम नहीं कर पाई, समझ नहीं आया, नेटवर्क्स को बाईपास किया, न्यूट्रलाइज किया, जैम किया, ब्लफ किया। मल्टीपल फेक रफाल्स हवा में थे, मल्टीपल ऐसे ड्रोन्स जो कि कॉपी कर सकते थे किसी भी Su-30 या रफाल के सिग्नेचर को, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को, उनको साथ में एयरबॉर्न किया गया। किससे ठुकाई हो रही है, कौन फेक है, कोई आइडिया नहीं है। साथ ही साथ पाकिस्तान के फेम्ड एयर डिफेंस सिस्टम पहले दिन ही फेल हो चुके थे, जिस तरीके से हमारे फील्ड मार्शल फेल हो चुके हैं मेडल लगा के। वैसे यहीं पे चाइना की सारी एम्बेसीज ने दिन रात काम करना शुरू किया, अचानक से बोलना शुरू हो गए, क्योंकि उनके एयर डिफेंस सिस्टम वो ठुक चुके थे, एयर डिफेंस सिस्टम डीएक्टिवेट हो गए थे, जैम हो गए थे। तो वो बोलना शुरू करते हैं कि भाई देखिए 5 रफाइल, 10 रफाइल, 12 रफाइल गिरा दिए। हर स्टेटमेंट दिया गया। पहले दिन तो हद हो गई थी, 12 रफाइल तक का नंबर दे दिया था, बट एक्चुअल काम क्या था वो तो सुबह सुबह पाकिस्तानियों ने वीडियो पे दिखा दिया। नूर खान बेस में आके गिरा है ये। 7 मई को फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री साहब आते हैं और इंडिया क्लियरली अनाउंस कर देता है कि वी लॉन्च्ड मिसाइल एंड एयर स्ट्राइक्स कोड नेम्ड ऑपरेशन सिंदूर। एक चीज क्लियर था कि आपने जिन औरतों से उनका सिंदूर छीना है, अब वो औरतें ही पूरे पाकिस्तान को घुटने पे लाएंगी। इंडिया एक्सरसाइज इट्स राइट टू रिस्पॉन्ड एंड डेटर एनी फ्यूचर अटैक्स। मजे की बात सिर्फ एक थी, अगर इन मिसाइल्स के साथ इनविटेशन कार्ड भेज दिया होता तो हाथ में डिलीवर करके आ जाते। इतनी एक्यूरेट थी ये स्ट्राइक्स। पाकिस्तान का काउंटर अटैक आता है। अब काउंटर अटैक क्या, रात को दबे पांव रिटेलिएट करना है। तो कैसे, 14 इंडियन मिलिट्री टारगेट्स को हिट करने का प्लान बनाया, सबके ऊपर हिट किया। बट इंडिया ने एक मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम बना रखा था। आकाश तीर इसका ओवरऑल इंटीग्रेटेड सिस्टम था, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर था। तो S-400 से लेकर आकाश और सोवियत एरा के वेपन्स हमने सब कुछ इंटीग्रेट कर रखे थे। तो काम सिर्फ एक चीज हो रहा था, टुकाई। पहले दिन जब इनके ड्रोन्स आए थे तो लो ऑल्टीट्यूड ड्रोन्स थे, कुछ में स्ट्राइक पैकेज थे, कुछ में नहीं थे, कुछ से सर्वेलेंस करने आ रहे थे। अगले दिन हाई ऑल्टीट्यूड ड्रोन्स आए, कुछ तुर्किश आए, कुछ चाइनीज आए, कुछ बाकी वेस्टर्न पावर से भी उठा के ड्रोन्स लेके आए थे। सबको ठोक दिया गया बड़े प्यार से। एयर डिफेंस सिस्टम, पहली बार भारत ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट होते देखा। और ये आंखों देखी बातें मुझे जम्मू के स्टूडेंट्स ने खुद फोन करके बताया, खुद वीडियो शेयर किए, लाइव वीडियो शेयर किए कि सर कंटिन्यूअसली ड्रोन्स आ रहे हैं और हमारे पठानकोट एयरबेस से कंटिन्यूअसली इनको ठोका जा रहा है। बट साथ ही साथ पाकिस्तान एक अजीब सी स्ट्रेटेजी शुरू करता है। यहां पे बॉर्डर शेलिंग एक्टिवेट करता है और आर्टिलरी डायरेक्टली टारगेट करना शुरू करता है। कहां, जम्मू के एरिया पे, पूंछ के इलाके, हर जगह पे वो चुन चुन के गुरुद्वारों पे, मंदिरों पे, गिरजाघर पे, इन पे अटैक करने की कोशिश करता है। वो सिविलियंस को डैमेज करने की कोशिश करता है ताकि सिविलियंस का मोराल वो घट जाए, सिविलियंस डर जाएं और सरकार पे प्रेशर बने कि भाई अब हम ऑपरेशन सिंदूर सस्पेंड करते हैं। तो पाकिस्तान एक सिंपल सी स्ट्रेटजी लगाई कि हम मिलिट्री टारगेट्स को अटैक करेंगे एज अ रिटेलिएशन, साथ ही साथ हम सिविलियन कैजुअलिटीज दिखाएंगे ताकि भारत की सरकार पे प्रेशर बने। जिस तरीके से IC-814 के हाईजैकिंग में एक सिंपैथी वेव आ गई थी कि यार सिविलियंस के साथ बुरा हो रहा है तो अब रुक जाओ रुक जाओ। बट याद रखिए, पाकिस्तान के इस रिटेलिएशन को भारत ने रिटेलिएशन नहीं माना, इसको अटैक माना। साथ ही साथ एयर डोमिनेंस मेंटेन किया। भारत के रफाल और Su-30s ने बार बार हमने ड्रोन्स भेजे, ड्रोन्स भेज के वी ट्राई टू फाइंड एसर्टेन कि भाई आपके एडीज का, एयर डिफेंस सिस्टम का लोकेशन क्या है। तो हम ड्रोन्स भेजते थे, वो ड्रोन को शूट करके बोलते थे कि वाह भाई वाह, ये जो चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम है ये नंबर 1 है, हमारी नंबर 1 आर्मी की तरह। बट होता क्या है, व्हाट हैपेंस, हमें उनका लोकेशन पता चल जाता था और फिर आते थे 4-5 कामाकाजी ड्रोन और वो जाके एडीज को खत्म करके आ जाते थे। सिर्फ पहले दिन के स्ट्राइक्स में हम ऑलरेडी 100 से ज्यादा मिलिटेंट्स को ठोक चुके थे। DGISPR इस टाइम में बड़ी सारी फेक न्यूज पेडलिंग करता है, बोलता है इंडिया हिट इट्स ओन मिलिट्री इंस्टॉलेशंस टू जस्टिफाई अग्रेशन। मतलब वो तो ये तक क्लेम करना चाह रहा था कि भाई इंडिया खुद
गोल्डन टेम्पल पे अटैक कर लेगा, जबकि इंटेल क्लियरली ड्रोन के स्ट्राइक्स इन सब के ओरिएंटेशंस क्लियरली बता रहे थे कि पाकिस्तान वांटेड टू टारगेट गोल्डन टेम्पल एंड माता वैष्णो देवी मंदिर। वैसे रियलिटी चेक इंडिया ने नहीं दिया, ग्लोबल वॉचर्स ने आराम से इमेजरी चेक की बिफोर एंड आफ्टर, और रिजल्ट सामने थे, ठुकाई अच्छी हुई थी। 8 और 9 मई की रातों को काफी हाई स्टेक्स नेगोशिएशन हुए थे। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, इनके 7 कॉल हुए जयशंकर साहब के साथ और 4 कॉल पाकिस्तानी काउंटर पार्ट के साथ। शटल डिप्लोमेसी चल रही थी दिल्ली और इस्लामाबाद में। जयशंकर साहब की डॉक्ट्रिन बिल्कुल क्लियर थी, इफ पाकिस्तान हिट्स वी विल हिट हार्डर एंड डीपर, क्लियर मैसेज। सऊदी क्राउन प्रिंस अभी भी कह रहे थे कि भाई हम मीडिएट कराते हैं। ईरानियन प्रेसिडेंट ने कहा रेस्ट्रेंट। तुर्किश प्रेसिडेंट वांटेड टू फैसिलिटेट टॉक्स। अभी भी लोग कह रहे थे रुक जाओ रुक जाओ, मतलब पाकिस्तान के रिटेलिएशन के बाद आप रुक जाओ। बट भारत का स्टांस था टेररिज्म के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। 9 मई को स्वार्म अटैक आता है। 300 से 400 पाकिस्तानी ड्रोन्स एक कोऑर्डिनेटेड स्वार्म अटैक करते हैं, लेह से लेकर सर क्रीक तक, मतलब जम्मू एंड कश्मीर के एज से लेकर गुजरात के एज तक, हर जगह। राजस्थान से कॉल आए, जम्मू से कॉल आए, पूरा इंटरनेशनल बॉर्डर एक्टिवेटेड था। इंडिया की स्ट्रेटजी सिंपल थी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एक्टिवेट करो, पूरा मल्टी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट करो, ठोको, चुन चुन के ठोको। साथ ही साथ एयर डोमिनेंस हमारे फाइटर जेट मेंटेन कर रहे थे, हवा में ही शूट डाउन कर दिया गया, और जो नो मैन लैंड में गिर रहे थे उन्हें छोड़ दिया गया, ताकि भाई इनकी बॉडी देख के समझ आए कहां का सामान आ रहा है। पाकिस्तान ने सोचा था ये एक वीडियो गेम टाइप का है, ड्रोन भेजेंगे, इंडिया परेशान हो जाएगा। भारत ने रियलिटी चेक दे दिया कि देखो बेटा ये नेट प्रैक्टिस है, अब देखो काम कैसे होता है। अब आती है वो रात जहां पे पाकिस्तान की ज्योग्राफी तक चेंज हो सकती थी अगर हम शांति से 48 घंटे और इसे कंटिन्यू कर देते। कॉन्फ्लिक्ट अपनी मैक्सिमम इंटेंसिटी पे था, या कहूं भारत की वॉर ऑन टेरर, ऑपरेशन सिंदूर। अब आता है ऑपरेशन सिंदूर का क्लाइमेक्स, 10 मई 2025। अगर ऑपरेशन सिंदूर 24 से 48 घंटे और चल जाता तो पाकिस्तान नेस्त नाबूद हो जाता। पाकिस्तान के परगच्छे उड़ते, ज्योग्राफी, शेप, मैप सब कुछ चेंज होता। याद रखिए ये वही टाइम था जब इंडियन नेवी पैरेलली एक अनडिक्लेयर्ड नेवल ब्लॉकेड लगा चुकी थी पाकिस्तान के पूरे कोस्टलाइन पे। 36 वॉरशिप इंक्लूडिंग इंडिया का एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत अलॉन्ग विद डिस्ट्रॉयर्स आराम से पाकिस्तान से एक सेफ डिस्टेंस में खड़े थे। सो मच सो कि वाइस एडमिरल प्रमोद साहब ने क्लियरली कहा था, दे एग्जैक्टली न्यू व्हाट वी वुड डू। मतलब गुड नाइट पाकिस्तान के लिए इंडियन नेवी एक साइड से तैयार थी। पाकिस्तान वाज क्रिपल्ड, क्राइसिस मैक्स पे थी, क्योंकि उनके ड्रोन्स आराम से डिसिपेट हो जा रहे थे। इंडिया के ड्रोन्स जाके लगते थे, एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान का खत्म हो चुका था, और इसीलिए पाकिस्तान ने लॉन्च कर दिया बैलिस्टिक मिसाइल, और यह बैलिस्टिक मिसाइल टारगेटेड था टुवर्ड्स दिल्ली, और इसे सिरसा हरियाणा में इंटरसेप्ट कर लेती है S-400। जी हां, थैंक यू रशिया। मैं कहूंगा भारत की नेशनल सिक्योरिटी के लिए ये एक रेड लाइन था, और इसके बाद ऑब्वियसली हमें रिप्लाई करना था। एक ऐसा टाइम था, जस्ट थिंक अबाउट इट, एक ऐसा टाइम था 10 तारीख को जब पैरेलली 200 फाइटर जेट एयरबॉर्न थे, 200 फाइटर जेट्स वेर एयरबॉर्न। जस्ट थिंक अबाउट इट, क्या हो सकता था। सो मच सो कि पाकिस्तान और इंडियन एयरफोर्स के बीच में डॉग फाइट की सिनेरियो चल रही थी। बट याद रखिए, वी डिड नॉट क्रॉस द बॉर्डर फॉर द रिकॉर्ड। अब अनऑफिशियली हमने क्या किया है वो तो हमारी आर्म्ड फोर्सेस ही बता सकती हैं। बट हां, इस मिसाइल इंटरसेप्शन के लगभग 1 घंटे बाद सीधा वीडियोस आती है, और ये वीडियोस थी चकलाला, सरगोदा, सबके ऊपर पड़ गए थे ब्रह्मोस। और हां, पाकिस्तान ने सबसे बड़ी गलती ये की कि उसने दिल्ली को टारगेट करने की कोशिश की। रिप्लाई भी वैसा ही मिला। पाकिस्तान के एयर बेसेस लिस्ट बना लीजिए। मुरीद एयर बेस पे रनवे को ठोक दिया, बड़ा सा क्रेटर है, इमेज देख लीजिए। रफीकी एयर बेस, यहां पे एयरक्राफ्ट ठोक दिया। सरगोदा एयरबेस, यहां पे कमांड सेंटर को ठोक दिया। रावलपिंडी गैरिसन कम्युनिकेशन हब को क्रिपल कर दिया। स्कर्दू एयरबेस हाई एल्टीट्यूड फैसिलिटी को भी ठोका। जैकोबाबाद फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस को न्यूट्रलाइज किया। भोलारी ट्रेनिंग फैसिलिटी डिस्ट्रॉयड। सियालकोट एयरबेस लॉजिस्टिक हब एलिमिनेटेड। इसके साथ बीएसएफ कह रही थी हमें भी ठोकना है, तो इन्होंने लूनी लॉन्च पैड उड़ा दिया। इसकी वीडियो वायरल हो गई। फिर आपको पता है इंडियन आर्मी की आर्टिलरी मैन, ओहो, उन्होंने आर्टिलरी से ठोक ठोक के इनके जितने वॉच टावर्स थे उनको उड़ाते जा रहे थे। देयर वाज नो काउंटिंग एज सच। इनकी सिर्फ वीडियो आती थी, चले जाती थी। वन मोर, वन मोर, वन मोर। बोलने का मन करता है
एज कैप्टन विक्रम बत्रा सेड, ये दिल मांगे मोर। इंडिया ऐसे स्वीट मोमेंटम में था कि हम ठोकते जा रहे थे और ये ठुकते जा रहे थे। देयर वाज नो लिमिट्स। अब ये क्लियर था पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो चुके थे। पाकिस्तान के लेफ्ट राइट सेंटर ब्रह्मोस गिर रहे थे, ड्रोन्स गिर रहे थे, मिसाइल्स, रॉकेट्स, यू नेम इट। हमारे पास जो असला था वो हमने ठोका। पिनाका वर नॉट यूज्ड। ऑफ द रिकॉर्ड ये तो बॉर्डर वाले बता सकते हैं, बट हाँ, अगर पिनाका को कभी यूज किया जाए तो उसका काम सिर्फ एक है, 1-2 किलोमीटर के एरिया को साफ कर दो, मेक इट डस्ट, हर जगह रेगिस्तान बना दो। तो वापस आइए, पाकिस्तान ने हमारे पे बैलिस्टिक मिसाइल मारा, हमने उसे इंटरसेप्ट किया, फिर हमने इनके एयर बेसेस ठोक दिए। अब क्या होता है, पाकिस्तान अपनी सारी जितनी जेट थी सबको लेके एयरबॉर्न हो जाता है। तो आपको पता ही है भारत क्या करता है, 1:1.5 के रेशियो में हमारी फाइटर पायलट्स वो स्क्रैम्बल करना शुरू करते हैं। ऑलमोस्ट डॉग फाइट का सिनारियो था, और खुद जम्मू एंड कश्मीर के रेजिडेंट्स वो बता रहे थे कि भाई ऑल वी कैन सी एंड ऑल वी कैन हियर इज फाइटर जेट्स। बट हाँ, when they saw our numbers, our men, our machines, they returned to their air bases. साथ ही साथ हमारी कुछ फाइटर जेट्स अभी भी एयरबॉर्न थी, उन्होंने इसके बाद भी अपना पैकेज डिलीवर कर दिया, और ये नंबर बढ़ता गया। पहले बोला गया 11 एयर बेसेस, फिर आ गया 13 एयर बेसेस, फिर पता चला इस स्ट्राइक्स में हमने 17 से 24 अलग अलग एरियाज को हिट किया है, जिसमें 13 से 14 एयर बेसेस शामिल है। और हाँ, कराची वाज आल्सो हिट, मलीर कैंट को ठोका गया है, बट कराची पोर्ट को छुआ नहीं इंडियन नेवी ने। यह है इनकी प्रोफेशनल नंबर 1 आर्मी। इसके बाद एक चीज बिल्कुल क्लियर था कि 10 तारीख की रात मतलब 11 तारीख की बिगिनिंग, जो रात का समय होने वाला ना, ये काफी गाढ़ा होगा, काफी गाढ़ा होगा, क्योंकि 15 ब्रह्मोस गिर चुके थे एयर बेसिस पे। इसका मतलब डिफंक्ट हो चुके थे ये एयर बेसिस। यू कैन नॉट टेक ऑफ, आपको इमरजेंसी लैंडिंग ग्राउंड्स यूज करनी पड़ती, एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो चुके हैं, कंटिन्यूसली आपको मारा जा रहा है। 3:30 बजे लगभग एक ब्रेक थ्रू मूवमेंट आता है। पाकिस्तानी डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल शमशेद मिर्जा भारत के डीजीएमओ को खुद से कॉल करता है, बट डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है ये कॉल ऑटोमेटिक नहीं थी। इससे पहले एक और कहानी थी जिसे लोग नहीं बताते। रात को जब इनकी ताबड़तोड़ कुटाई हुई तो सुबह इन्होंने अपने एयरक्राफ्ट्स, अपने फाइटर जेट्स, उनको एयरबॉर्न कर दिया। इन्होंने सोचा डॉग फाइट करेंगे, बट भारत की एयरफोर्स इनको स्क्रैम्बल कर लेती है। दे रिटर्न टू देयर बेसिस। इसके बाद ये बोल देते हैं कि हमारी जो न्यूक्लियर कमांड है इसकी 10 बजे 10 AM इसकी मीटिंग होगी, और ये अनाउंसमेंट करके प्यार से लीक करके मीडिया में, बैक चैनल में पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के सामने गिड़गिड़ाता है, और वेस्ट के सामने, सारी कंट्रीज के सामने, सिर्फ यूएस के सामने गिड़गिड़ाया नहीं, यूके, जर्मनी, फ्रांस, सबके सामने वो गिड़गिड़ाते हैं। और गिड़गिड़ाने के बाद हर जगह से एक ही रिप्लाई आता है, वी कैन ओनली हेल्प यू इफ दे अग्री टू अस। भारत के ऊपर भी बहुत सारे कॉल्स आते हैं वेस्ट से कि भाई रुक जाओ, इतना मत मारो, इतना मत ठोको। और कहीं ना कहीं वेस्ट में भी एक पैनिक था। जिस तरीके से इन एयर बेसेस का बाद में यूज होना था ईरान के अगेंस्ट, इन एयर बेसेस को डैमेज करना, और पर्टिकुलरली जहां पे आपके न्यूक्लियर वेपन्स रहते हैं, जहां पे आपका न्यूक्लियर स्टोरेज फैसिलिटी है, लाइक किराना हिल्स, जिसके बारे में अपेरेंटली एयर मार्शल भारती साहब जानते ही नहीं है। Kirana Hill houses some nuclear installation. We did not know about it. वैसे उनका स्मर्क काफी था। तो अब भारत के पास जितने भी कॉल आए थे, भारत का सिर्फ एक रिस्पॉन्स था कि देखिए, अगर किसी को वॉर रुकवानी है तो वो पापा को आके सॉरी तो बोलेंगे। दैट सिंपली मेंट कि पाकिस्तानी डीजीएमओ, पाकिस्तानी मिलिट्री, आईएसआई, सबको ये क्लियर मैसेज दिया गया था, यू नीड टू कॉल द इंडियन साइड। हम बीच में आके दलाली नहीं कर सकते। इंडिया इज नॉट इन द मूड। दैट मीन्स पापा का सॉरी आप ही बोल सकते हो। 45 से 47 मिनट लगभग ये बातचीत चली। 5 बजे से ये इफेक्टिव था। बट दोस्तों, यहां पे एक प्रॉब्लम हो गई, और ये प्रॉब्लम एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन एरर क्रिएट करता है। पूरे ऑपरेशन सिंदूर में अगर आप 2 जगह देखें, क्लियरली आइडेंटिफाई करें। पहला इशू रफाल के ऊपर वेस्ट और चाइना से लिखे गए आर्टिकल्स, नैरेटिव्स, और दूसरा इशू कि ट्रंप ने ये सीज फायर अनाउंस किया ट्रूथ सोशल पे। ना पाकिस्तान ने ना इंडिया ने, और सारा क्रेडिट ले लिया बिकॉज ही फेल्ड। गोरा भालू वो फेल हो चुका था रशिया यूक्रेन वॉर को रोकने में, या फिर इजराइल ईरान वॉर को रोकने में। इनफैक्ट ही न्यू कि भाई वेरी सून अमेरिका ईरान को बॉम्ब करने वाला है। तो अचानक से उसको क्रेडिट लेना था, अपने पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने थे, साथ ही साथ पाकिस्तान को खुश करना था फॉर द नेक्स्ट स्ट्राइक्स ऑन ईरान। और ट्रंप लिखता है, यूएस ब्रोकर्ड सीज फायर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया ने बहुत क्लियरली डायरेक्टली बोल दिया, दिस इज अ डायरेक्ट बायलैटरल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन मिलिट्री कमांडर्स। एक तरीके से इंडिया ने ट्रंप कहा। बट टॉप इंटेल सोर्सेस ये क्लियरली कहते हैं कि पाकिस्तानी एयरफोर्स को, पाकिस्तानी एयर बेसिस को जिस लेवल का नुकसान हुआ था,
वो अनसस्टेनेबल था, अनइमेजिनेबल था। आप सोचिए 314 किलोमीटर के रिकॉर्ड डिस्टेंस पे S-400 पाकिस्तानी अवाक्स को ठोक देती है। द लॉसेस वर टू मेनी टू काउंट। ऑपरेशन सिंदूर का रिजल्ट ये था कि 30 से 35 पाकिस्तानी आर्मी के पर्सनल इनको एलिमिनेट कर दिया गया था। 100 से 150 अल्ट्रास को, टेररिस्ट को इनको ठोक दिया गया था। 4 JF-17 थंडर, 2 F-16 दे वर शॉट डाउन। साथ ही साथ इनका अवाक्स, इसे भी हिट किया गया था। 2 हेलीकॉप्टर डाउन थे और मल्टीपल चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम, इनको इनके घर में जाके ठोक दिया गया था। इंडिया के लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट ये थी, हमारे सारे फाइटर पायलट्स दे रिटर्न्ड होम सेफली, बट 8 मिलिट्री पर्सनल वीर गति को प्राप्त हो गए। सबसे बड़ी स्ट्रैटेजिक अचीवमेंट ये थी कि इंडियन नेवी सक्सेसफुली कराची के पास था, कराची को ठोका नहीं, बट पूरी दुनिया कराची के आसपास ही देख रही थी कि कब मार दिया जाएगा। क्योंकि मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि INS विक्रांत 36 वॉरशिप्स के साथ खड़ा था। न जाने समंदर की गहराई में कितने सबमरीन्स वेट कर रहे थे टू हंट डाउन द एंटायर पाकिस्तानी नेवी। क्योंकि दोस्तों, अगर इंडियन नेवी एंगेज करती तो दैट सिंपली मेंट कि पाकिस्तानी नेवी फिर बचती नहीं, जस्ट लाइक 1971। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी भारत को एड्रेस करते हैं, क्लियरली कहते हैं कि भाई एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म विल बी ट्रीटेड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। ऑपरेशन सिंदूर इज ऑनगोइंग। ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं है। इंडिया अब 0 टॉलरेंस लेवल्स मेंटेन करेगा टेररिज्म के लिए। मतलब घर में घुस के ठोका जाएगा, दैट इज डेफिनेटिव। दुनिया की सारी कंट्रीज को बोला कि हेल्प इंडिया, कम विथ इंडिया टू फाइट दिस मेनेस ऑफ टेररिज्म। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली, भारत ने पाकिस्तान का न्यूक्लियर ब्लफ ये खत्म कर दिया। पाकिस्तान में बड़ी सारी कहानियां बनाई हैं, अब्दाली, गौरी, गजनवी, न्यूक्लियर बम। ये हमने कोई शादी के लिए, पटाखों के लिए थोड़ी ना रख रखा है, ये हमने भारत को बर्बाद करने के लिए रखा है। इनफैक्ट पूरी दुनिया ने देखा पाकिस्तान के एयर बेसिस ठोके, पाकिस्तान की न्यूक्लियर वेपन्स पता नहीं कहां थी, कहां छुपी थी। कुछ लोगों ने तो बाद में यह तक क्लेम किया कि पाकिस्तान अपनी न्यूक्लियर वेपन्स को खुद कंट्रोल भी नहीं कर सकता। बट इसके बाद भी पाकिस्तान नहीं मारा, उसने बड़े बड़े परेड्स किए। आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बना दिया। नंबर 1 आर्मी अब नंबर 1 आर्म्ड फोर्सेस बन चुकी थी। तो पाकिस्तान ने यह फॉर्मूला पेटेंट करा रखा है कि खूब चिल्लाओ, पहलगाम करो, फिर ठुकाई होगी, ठुकाई होने के बाद विक्ट्री डिक्लेयर कर दो। शहबाज शरीफ आसिम मुनीर के कसीदे पढ़ते हुए दिखे और फेक पेंटिंग्स इशू करते हुए दिखे। बाद में पता चल गया भाई चाइनीज फायर ड्रिल्स के इमेजेस लगा रहे हैं। मतलब यार AI ही यूज कर लेते। और हां, मैं आपको बताना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर इज ऑनगोइंग। भारत ने एक चीज समझी कि कारगिल वॉर की तरह हमारी कुछ इंटरनल वीकनेसेस हैं। तो हर जगह से, चप्पे चप्पे से, स्टेट बाय स्टेट अब यह देखा जा रहा है कहां कहां हमारी इंटरनल वीकनेसेस हैं। और दोस्तों, इंटेल एजेंसीज, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस फोर्सेस, उनकी इंटेलिजेंसीज, NIA, ED, ये कंटिन्यूसली एक ही काम कर रही है, सफाई अभियान। ऑपरेशन सिंदूर अब डोमेस्टिकली चल रहा है। हर कोने से चुन चुन के इन मोल्स को धक्के मार के भारत से निकाला जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और इनके नेटवर्क्स को खोला जा रहा है। बेस्ट एग्जांपल चांगुर बाबा। कहानी नहीं सुनी तो गूगल कर लीजिए। साथ साथ इंडिया की कुछ बड़ी विक्ट्रीज थी। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सामने पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, चाइना ने सपोर्ट किया, बट इंडिया का जो पोजीशन था दैट वाज विंडिकेटेड। इंडिया ने क्लियरली कहा था कि भाई वी आर फाइटिंग टेरर। यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट ने एक्नॉलेज किया इंडियाज राइट टू सेल्फ डिफेंस। यूरोपियन पार्लियामेंट ने कंडेम किया टेररिज्म को। बट कुछ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक चेंजेस आज भारत को चाहिए। सबसे पहले, इंटरनल सिक्योरिटी इज प्राइमोडियल। भारत को अपने इंटरनल, आंतरिक मामलों पे ध्यान देना होगा। लॉ एंड ऑर्डर, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, उसके लिंकेजेस विद टेररिज्म, इसको साफ सफाया करना होगा। साथ ही साथ क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स, इसी से ऐसे इलीगल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम गैंग्स और सप्लाई चेन्स ये चलते हैं। एग्जाम्पल, रोहिंग्या जम्मू में क्या कर रहे हैं, बांग्लादेशी भारत में क्या कर रहे हैं। साथ ही साथ भारत को अपनी डिप्लोमेटिक पोजीशनिंग को मजबूत करना होगा। वो सारी कंट्रीज जो भारत के साथ ट्रेड करती हैं, भारत का मार्केट एक्सेस करती है, उनसे क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कि बेटा अगली बार जब तुम ट्रेड कहोगे तो तुमसे कुछ लिखवा के रखेंगे कि जब भी हमारे पे टेरर का अटैक होगा सबसे पहला स्टेटमेंट तुम्हारा होना चाहिए। और दोस्तों, मैं सारी कंट्रीज की बात कर रहा हूं जो भारत के मार्केट को अच्छे से इस्तेमाल करती है। पाकिस्तान के लिए अब बहुत लिमिटेड ऑप्शंस बच गए हैं। सबसे पहले उसकी मिलिट्री के लिमिटेशंस एक्सपोज हो गए हैं। एयरफोर्स डिफंक्ट हो चुकी है, एयर सुपीरियरिटी बची नहीं है, एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो चुका है। पाकिस्तान चाइना का जो एक्सेस है ये मिलके लड़ रहा था। चाइनीज ऑपरेटर्स, तुर्किश ड्रोन ऑपरेटर्स वो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में साथ में काम कर रहे थे। चाइना लाइव फीड कर रहा था सैटेलाइट डेटा। तो इंडिया अब ये देख चुका है
कि कैसे ये एक एक्सिस की तरह लड़ रहे हैं। उसके बाद भी इंडिया ने इनको ठोका और ये चाइना के पास जाके मीडिएशन या सीजफायर की बात नहीं कर रहे थे, ये वेस्ट के सामने भीख मांग रहे थे। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली भारत और भारतीयों को एक चीज समझनी पड़ेगी, व्हेनेवर इट कम्स टू नेशनल इंटरेस्ट, जब भी नेशनल इंटरेस्ट की बात हो, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को पीछे रखिए, यूनाइट हो जाइए। कोई मदद नहीं करने आएगा भारत को, हमें खुद भारत को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, खुद भारत को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा, खुद डिसीजंस लेने पड़ेंगे और अपने एनिमीज को उनके घर में जाकर ठोकना पड़ेगा। दोस्तों, ये नया भारत है। आई सल्यूट ऑल दी ब्रेव हार्ट्स, ऑल दी इंटेल एजेंसीज, ऑल दी अदृश्य पीपल, NTRO, RNAW, इंटेलिजेंस ब्यूरो, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, NIA, Indian Armed Forces, all the wings of Indian Armed Forces, a big salute from India first. अगर आप नहीं होते तो भाई वो वायरल वीडियोस कहां से आती पाकिस्तान की ठुकने की। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आई वुड लाइक टू थैंक द पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ इंडिया, जिन्होंने भारत की आर्म्ड फोर्सेस को, भारत की सारी एजेंसीज को ये बोला, जाओ ठोक दो। अगर किसी को मिस कर दिया हो, थैंक यू सो मच एज ऑलवेज। जय हिंद, जय भारत। इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू।